होगा कि विज्ञान की सहायता से हमारे दैनिक जीवन में कैसे कैसे तरक्की हुई। इस क्रम में हम विज्ञान एवं तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम परिवर्तन अध्ययन करेंगे। विज्ञान अपने हर अनुसंधान के साथ साथ दैनिक जीवन को सरल एवं उन्नत वातावरण से विकसित करने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहा है, प्रयासरत रहा है। ठीक है। विज्ञान एवं तकनीकी के नियत नए वैज्ञानिक शोधन, शिक्षा, आंतरिक सुरक्षा, कृषि, परिवहन, ऊर्जा, उद्योग, ऊर्जा आदि के क्षेत्र में विभिन्न विस्तार एवं विकास हुआ है। मतलब विज्ञान की सहायता से नई नई तकनीकी और एवं खोज से क्या हुआ है, संचार, शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि आदि और उद्योग, ऊर्जा आदि के क्षेत्र में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई है। विस्तार मतलब क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई है। किसी भी नई तकनीकी का उपयोग करके मनुष्य दिनचर्या तथा कार्यशैली में सुधार आता है। अतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी को विभिन्न मूलभूत चुनौतियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डटकर मुकाबला किया। इन मूलभूत चुनौतियों को कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सुविधा, घटते प्राकृतिक संसाधन आदि हैं। आइए इन मूलभूत चुनौतियों को दूर करने के लिए उद्योग के साथ साथ कृषि, उद्योग, ऊर्जा, संचार, परिवहन आदि क्षेत्रों में जो विस्तार हो रहा है उसका क्रमबद्ध अध्ययन करें। मतलब जो विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार हो रहा है विज्ञान के द्वारा भारत में हर देशों में, विदेशों में, जैसे कि तो उनकी मूलभूत चुनौती मतलब कि जो मूलभूत चुनौतियां क्या क्या हैं और उनके उद्देश्य क्या क्या, साथ साथ क्या क्या विस्तार हो रहा है उनका क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। तो उनमें से सबसे पहला टॉपिक है हमारा संचार के क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र में जो चीजें हम मोबाइल, टेलीफोन और कंप्यूटर, लैपटॉप ये जो इत्यादि चीजें उपयोग करते हैं, सब कौन सी चीजें, संचार के माध्यम। तो संचार के क्षेत्र में मानव की प्रगति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो संचार के क्षेत्र में मानव की अत्यधिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, डाक सेवा, ईमेल और आदि इंटरनेट का प्रयोग जन संचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आया है। मतलब पहले कल्पना करिए कि पहले इसके पहले जब संचार टेलीफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, डाक सेवा और इंटरनेट का प्रयोग नहीं था तो उस समय क्या होगा, क्या रहता होगा। तो जब विज्ञान ने प्रगति की और मानव संचार के कई साधन बनाए तो उनमें से कौन कौन सा, टेलीफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, डाक सेवा, ईमेल और इंटरनेट का प्रयोग जन संचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आया। कंप्यूटर का आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नियम आयाम स्थापित हो रहे हैं। पहले कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था तो कंप्यूटर के आविष्कार के बाद नियत आयाम स्थापित होते रहे। सूचना तकनीक एवं प्रौद्योगिकी भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में निवेदन डाक सेवा प्रारंभ किया। भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में क्या हुआ, नवीनतम डाक सेवा प्रारंभ की। तो यह आपका हाईलाइट रहेगा, इसलिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो डाक सेवा कब प्रारंभ की गई थी, 2001 में। कब डाक सेवा कब प्रारंभ की गई थी, 2001 में। यह आपका गोला लगा हुआ है, इसे आपको देखना है। अब आते हैं नवीनतम डाक सेवा प्रारंभ की जिसमें ई पोस्ट का नाम दिया गया। जब नई नई डाक सेवा उसमें उसे ई पोस्ट का नाम दिया गया था। 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में मोबाइल फोन जुड़ गया। जब 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में क्या जुड़ा, मोबाइल फोन जुड़ा। और 19वीं शताब्दी में क्या जुड़ा था, डाक सेवा। मोबाइल फोन तकनीकी अत्यंत प्रभावशाली होकर उपग्रह के माध्यम से मानव के साथ जुड़ा। मोबाइल फोन बहुत फोन तकनीकी करना तो किसके माध्यम से, भारत में किसके माध्यम से मानव तक जुड़ा, तो उपग्रह के माध्यम से। इस 21वीं शताब्दी में यह नई नई तकनीकी से सुरक्षित होकर नए स्मार्टफोन के साथ साथ 3G, 4G, 5G और 5G के रूप में बदल गया। मतलब जैसे आपने देखा होगा जब आप बस छोटे थे तो उस समय क्या होता था कि छोटे छोटे मोबाइल चला करते थे। ठीक है। तो उसमें 2G, 3G मतलब मोबाइल की जो जनरेशन थी, 3rd जनरेशन, 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 4th और 5th जनरेशन के रूप में उपलब्ध हुआ। तो संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई, वायरलेस एवं वाईफाई मैकेनिक तकनीकी भी विज्ञान की एक अद्भुत देन है।
3G, 4G, 5G प्रौद्योगिकी एक ब्रॉडबैंड वायरलेस इंटरनेट डाटा वीडियो टेलीविजन के कार्यक्रम आदि अब मोबाइल फोन पर आसानी से उपलब्ध हैं। बिना किसी बाधा के वीडियो क्लिप व मनोरंजन का आदान प्रदान अभाव हो गया है। पहले इंटरनेट का जब सुविधा नहीं था तो उसमें उस समय क्या होता था, व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ बैठते थे। जैसे जैसे इंटरनेट का वो आया तो इसमें फोन आदि अपना मनोरंजन किसके द्वारा करने लगा, मोबाइल के द्वारा, और मोबाइल के द्वारा आसानी से प्राप्त हो गया, जैसे आप लोग देखते होंगे। अब आते हैं विज्ञान ने क्या क्या प्रौद्योगिकी, उसमें से हमने जनसंचार के पढ़ लिए। अब आते हैं ठीक है शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या क्या, तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT की योजना शुरू की गई। इसके अंदर छात्रों को मुख्यतः ICT कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक प्रशिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। मतलब ICT से कौशल मनुष्य की दिमाग की क्षमता बढ़ाने, मतलब वह कुछ सीख सके जिससे वह कुछ कार्य कर सके, और कंप्यूटर सहायता शिक्षण प्रक्रिया का माध्यम से सीखने का अवसर प्राप्त हो। किसके जरिए, ICT के जरिए। यह योजना छात्रों को विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल डिवाइस और अन्य भौगोलिक अवरोधों को पार करने सेतु है। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की गई। मतलब पढ़ाई शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए क्या गए, नए नए टीचर, मतलब अच्छे टीचर किए गए। जो ICT केंद्रित शिक्षा देने में समर्थ, मतलब उस तरह के टीचर नियुक्त किए गए जो ICT की शिक्षा देने में समर्थ है। स्कूल योजना में ICT के अंतर्गत कई राज्यों, केंद्र शासित राज्यों को स्मार्ट स्कूल का अनुमोदन किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को ICT का प्रयोग करके वैश्विक स्तर पर पहुंचाना था। अब आते हैं प्रतिस्पर्धा तथा संस्थापन जीवना और ज्ञान आधारित समाज की बढ़ोतरी से सृजनात्मक दृष्टि से तैयार करना है। यह शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति है। यह मतलब ICT से शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति हुई, जिससे क्या हुआ, जिसके परिणाम जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण मनोरंजन के तरीके शिक्षा प्राप्त करने दिशा में प्रतिभा को दूर करने में सहायक सिद्ध हुआ। मतलब जो बच्चों को खुशनुमा, मतलब बच्चों को खुशी से और वातावरण मनोरंजन के साथ शिक्षा देने का काम किया, और जिससे बच्चों बिना भय के, बिना डर के आराम से सीख जाते थे। शैक्षिक अवसरों को विस्तार करने और उच्च शिक्षा में उल्लेखनीय विकास में शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ICT एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा, ICT एक प्रभावशाली साधन है जिससे उच्च शिक्षा दी जा सके। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षकों की उपलब्धता में ICT की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। ICT के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों में किताबों का प्रयोग में बढ़ावा दिया गया। मतलब ICT के द्वारा स्कूलों क्या किया गया, एजुकेशन में बदलाव हुआ, एजुकेशन में ज्यादा ध्यान दिया गया और स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाए गए और किताबों में बढ़ावा दिया गया। अब आते हैं आंतरिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए। आंतरिक प्रौद्योगिकी, भारत में आंतरिक कार्यक्रम के जनक कौन थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई। आंतरिक विकास के जनक कौन थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई। वर्ष 1962 में राष्ट्रीय आंतरिक अनुसंधान समिति इनकोस्पार का नवंबर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के गठन में इसरो का गठन हुआ। इसरो का गठन कब हुआ, 1969 में। इसरो का गठन कब हुआ, 1969 में, इनकोस्पार में, ठीक है। और अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर विक्रम भाई सारा ने। एक छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण से शुरुआत करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ऐसे मुकाम पर पहुंची जिससे हमने कभी कल्पना नहीं की थी। मतलब कि
एक छोटे से रॉकेट से शुरुआत की गई, छोटी चीजों से हमेशा शुरुआत की गई, तो एक छोटे से रॉकेट से का मतलब एक छोटे रॉकेट का टेस्ट करके शुरुआत किया गया, जिससे प्रयोगी एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की। मतलब कभी सोचा नहीं था कि हमारा कि अंतिम मतलब कि मिसाइल के क्षेत्र में आधुनिक के क्षेत्र में इतना हो जाएगा, इतना ज्यादा आगे हो जाएगा। अब हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट एवं भारतीय दूरबीन उपग्रह IRS जैसे आधुनिक उपग्रह प्रणाली मौजूद हैं। और इनसैट उपग्रह दूरसंचार, दूरदर्शन, प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी के लिए जो आपका इनसैट INSAT उपग्रह है, यह उपग्रह क्या करता है, यह मतलब कि दूरसंचार, मतलब जो आप टीवी में देखते हैं, दूरदर्शन, प्रचार उचार, टीवी जो देखते हैं आप, मूवी ये सारी चीजें कौन सा आता है, INSAT इनसैट जो है यह दिखाता है। और मौसम की जानकारी और विज्ञान और प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी कौन देता है, इनसैट। इनसैट प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी देता है, विज्ञान के बारे में बताता है, आपदा के बारे में बताता है, दूरदर्शन, प्रचार, मौसम, ये सारी चीजों के बारे में कौन बताता है, इनसैट। अब आते हैं IRS। अब जो हमारा IRS है, IRS के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। IRS किसके लिए प्रयोग किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए। भारत में 2 प्रकार के उपग्रह प्रचंडन यानों की रूपरेखा तैयार कर इस्तेमाल योग्य बनाया गया है। भारत में सिर्फ 2 प्रकार के उपग्रह बनाए गए हैं जो इस्तेमाल के रूप तैयार मतलब उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार कर इस्तेमाल योग्य बनाया गया, मतलब इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। इनमें एक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV जिसे भारतीय सुदूर संवेदनीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, और दूसरा भूस्थित उपग्रह प्रक्षेपण है GSLV जिसे इंसेक्ट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। इससे क्या होता है, इंसेक्ट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। सितंबर 2004 में भू स्थित उपग्रह प्रक्षेपण GSLV और FM द्वारा प्रक्षेपित एडुसेट भारत का पहला उपग्रह है। भारत का पहला उपग्रह कौन है, GSLV F1। तो भारत का पहला उपग्रह कौन है, GSLV F1 जो एडुसेट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। भारत का पहला उपग्रह किसके लिए समर्पित है, शिक्षा के लिए। आकाशगंगा के केंद्र के पास दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल जो सूरज से लगभग 1 लाख गुना बड़ा पाया गया है। मतलब कि आकाशगंगा के केंद्र के पास एक सबसे बड़ा ब्लैक होल देखा गया है जो सूरज से लगभग 1 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है, सूरज से भी 1 लाख गुना। इसकी पुष्टि किसने की थी, जापान ने। इसकी पुष्टि जापान ने की थी। सूरज से लगभग कितना बड़ा है, 1 लाख गुना। और जापान के कीको यूनिवर्सिटी द्वारा की, और जापान ने की थी, और जापान के कौन सी यूनिवर्सिटी ने की थी, कीको यूनिवर्सिटी द्वारा की गई। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मंगलयान एवं चंद्रयान 1 के सफल परीक्षण में सफल है। भारत जो इसरो संस्थान है वो मंगलयान के चंद्रयान फर्स्ट को परीक्षण करने में सफल रहा। पहली बार में भारत ने सफलता प्राप्त कर ली। अब आइए थोड़ा इनको समझ लेते हैं। अंतरिक्ष पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, यूरी गागारिन। मतलब अंतरिक्ष पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, यूरी गागारिन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, कल्पना चावला। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, कल्पना चावला। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, कल्पना चावला। भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन था, लक्ष्य। भारत का प्रथम चालक रहित विमान का नाम क्या था, लक्ष्य। तो भारत का प्रथम चालक रहित विमान का नाम क्या था, लक्ष्य। अब आते हैं रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या कहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमारे देश ने बहुत उन्नति की है। मतलब राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमारे देश ने क्या किया, बहुत उन्नति की है। भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा की नीति अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए
रक्षा विज्ञान संगठन तथा कुछ अन्य तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का गठन किया। तो डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? 1958 में किया गया था। डीआरडीओ गठन कब किया गया था? 1958 में। और यह डीआरडीओ का गठन 1958 में किया गया था, जो कि तकनीकी के आधार पर किया गया था, मतलब कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। अब आते रक्षा एवं प्रतिरक्षा के उद्देश्य से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी आधुनिक प्रणाली से युक्त, मतलब उद्देश्य से सतह पर मार करने वाली मिसाइल जो है वो पृथ्वी की आधुनिक प्रणाली से युक्त मुक्त युद्ध टैंक अर्जुन विमान के लिए फ्लाइट सिमुलेटर चालक रहित लक्ष्य भेदी विमान है, जो बैंकुर बैरेज प्रणाली आदि डीआरडीओ की प्रमुख नवीनतम उपलब्धियां हैं। मतलब डीआरडीओ के द्वारा यह बनाए गए थे। कौन? टैंक बनाए गए अर्जुन विमान के लिए फ्लाइट सिमुलेटर चालक रहित, मतलब जो चला सके, और बैलिक प्रणाली आदि डीआरडीओ की प्रमुख नवीनतम उपलब्धियां थी। प्रक्षेपण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपण, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस्त्र, सुपरसोनिक मिसाइल आदि कार्यक्रम का प्रक्षेपण किया गया। मतलब कि डीआरडीओ ने प्रमुख उपाधियां तो ली और उन्हें सीधा मतलब कि ट्रायल किया, मतलब देखा बनाकर क्या क्या बनाया। ब्लैक लिस्ट क्या गया? प्रक्षेपण, आकाश मिसाइल बनाई, ब्रह्मोस्त्र बनाया, सुपरसोनिक मिसाइल बनाई आदि का क्या क्या परीक्षण किया। अब आते हैं जल अभियान के संचालक के लिए समुद्र बेड़े और स्मारक मिसाइल तथा आकाशीय परीक्षण का विस्तार हुआ। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 1898 में पूर्व राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब अब्दुल कलाम को भी हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया? आकाशीय परीक्षण का विस्तार हुआ, जिससे उन्होंने अब्दुल कलाम ने 1998 ईस्वी में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक भूमिका निभाई। और अब्दुल कलाम जी ने क्या किया? 1998 में द्वितीय परमाणु परीक्षण किया। द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया? 1998 ईस्वी में। द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1998। कहाँ हुआ था? पोखरण में निभाई। इसे ब्लैक लिस्ट मिसाइल और प्रेक्षण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। भारत में मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। रक्षा के क्षेत्र में आईएनएस कोची, अरहित आदि उद्योगपंत का प्रयोग किया जाता है। रक्षा के क्षेत्र में आईएनएस कोची, आईएनएस अरहित आदि युद्धपोतों का भी उपयोग किया जाता है। अब आते चिकित्सा के क्षेत्र में विकास। चिकित्सा के क्षेत्र, पहले चिकित्सा में आधुनिक मशीनें जैसे स्कैनर, एक्सरे, पहले जो था चिकित्सा के क्षेत्र में स्कैनर नहीं था। स्कैनर, एक्सरे, इंडोस्कोप आदि का प्रयोग रोगों की जांच के लिए नहीं किया जाता। परंतु वर्तमान समय में बढ़ती हुई घातक बीमारियों से बचने और रोकथाम के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। अतः आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत निर्मूलन और उपचार की तकनीकी का प्रयोग हुआ। मतलब पहले जो होते थे पहले अस्पताल नहीं होते थे, मतलब वैद्य हुआ करते थे। तो उस समय क्या था? वो ऐसे देख के इलाज कर दिया करते थे, जिससे कुछ लोगों का सही होता था, कुछ लोगों का सही नहीं होता था। जैसे जैसे चिकित्सा के विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की, वैसे उन्होंने क्या किया? मशीनों का आविष्कार है, जैसे स्कैनर, एक्सरे, एंडोस्कोप आदि का आविष्कार किया। उन्होंने रोगों को जांच के लिए किया। परंतु इससे क्या हुआ? वर्तमान समय में बढ़ती घातक बीमारियों से बचने और रोकथाम के लिए यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। मतलब यह इतने ही जो मेडिकल के आधुनिक मशीनें हैं, इतनी ही पर्याप्त नहीं थी। अतः आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत निंदा मूलन औपचारिक तकनीकी का प्रयोग किया गया है। यह निदान मूलक एवं उपचार मूलक तकनीकी रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, कम्युनिकेटिव टोमोग्राफी, सीटी, मैग्नेटो रेजोनेटर, एमआरआई, सोनोग्राफी आदि हैं। मतलब कि एक्सरे, स्कैनर आदि के प्रयोग के बाद भी क्या किया गया? और भी मिसाइल का मतलब कि और भी मेडिकली चीजों का निर्माण किया गया।
उनमें सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, यह जो सारी चीज इनका चिकित्सा के क्षेत्र में क्या हुआ, विकास हुआ। चिकित्सा के क्षेत्र में टेली चिकित्सात्मक भी नवीनतम उपलब्धियां है। चिकित्सा के क्षेत्र में टेली चिकित्सा भी एक नवीनतम उपलब्धि है। इसके अंतर्गत 5-6 घंटे के अंदर विश्व के किसी भी चिकित्सा विशेषज्ञ से विचार विमर्श कर सकते हैं। मतलब टेली चिकित्सा एक ऐसी है, इससे आप 5-6 घंटे के अंदर विश्व में कहीं भी किसी विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं रोगों का चेकअप कराया जा। चिकित्सा के नवीनतम उपलब्धियों, चिकित्सा की नवीनतम उपलब्धि अंग प्रतिरोधक तकनीकी, हेमोडायलिसिस और प्रौद्योगिकी आदि। भारत ने जीका विषाणु के लिए जीका बैंक नामक टीके की खोज की। तो भारत ने तो जीका विषाणु के लिए किस टीके की खोज की, एक विषाणु तो जीका, जिसे जीका बैंक नामक टीके की खोज हुई। अब आते हैं कृषि के क्षेत्र में उपलब्धियां। तो कृषि पहले जो था, उस समय पहले जमाने में खेती किसे, हल बैलों के द्वारा होती थी। अब धीरे धीरे व्यक्तियों को खेती की आवश्यकताएं महसूस हुई। आधुनिक युग में कृषि के आधुनिक उपकरण, उन्नतिशील बीजों, उर्वरक और पर्याप्त सिंचाई के साधन के प्रयोग से कृषि उपज बढ़ाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। आधुनिक युग में आधुनिक युग में कृषि के आधुनिक उपकरण, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों के प्रयोग से कृषि उपज बढ़ने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। कृषि एवं खाद्यान्न के क्षेत्र में हरित क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति आदि विभिन्न योजनाओं द्वारा क्रांति की सफलता प्राप्त हुई। मतलब कृषि और खाद्यान्न क्षेत्र में बढ़ोतरी करने के लिए कई क्रांतियां लागू की गई, जैसे हरित क्रांति हो गई, पीली क्रांति और भूरी क्रांति योजनाओं द्वारा सफलता प्राप्त हुई। भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश भारत जो है, कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि क्षेत्र की क्षमता का अत्यधिक दोहन ही अभिनव कृषि का उद्देश्य है। इसके तहत उत्पन्न पैदावार के लिए जैविक कृषि यानी हरी खाद के प्रयोग पर बल दिया गया। हरी खाद भूमि को पोषण प्रदान करती है और रासायनिक उर्वरकों की भांति भूमि को कोई क्षति भी नहीं पहुंचाती है। मतलब इसके तहत कृषि में अत्यधिक दोहन किया गया और अभिनव कृषि का उद्देश्य है। इसके तहत उत्पन्न पैदावार में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी हरी खाद का प्रयोग पर बल दिया, मतलब खाद पर प्रयोग पर बल दिया गया। हरी खाद भूमि को पोषण, जो हरी खाद होती है वो भूमि को क्या करते, पोषण प्रदान करते और रासायनिक उर्वरक की भांति भूमि को कोई क्षति नहीं पहुंचाती है। भूमि मतलब जमीन को कोई नुकसान नहीं करती। अभिनव कृषि के अंतर्गत पीड़क, कीट नियंत्रण विधि एवं नाइट्रोजन निरोधक का प्रयोग हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया। मतलब खेती के द्वारा कहीं कि आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति बोर कराते हैं तो वहां क्या लगाते हैं, सौर ऊर्जा लगाते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में क्या हो, सौर ऊर्जा का प्रयोग भी बढ़ावा दिया गया। जहाँ जल की उपलब्धि की अभाव है वहां छिड़काव तथा ड्रिप तंत्र विधि द्वारा होता है। अब आते हैं परिवहन के क्षेत्र में। परिवहन के क्षेत्र में व्यापक पद्धति से सिंदूर क्षेत्रों में बसें ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सुविधा हुई है। मतलब बसों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए परिवहन क्षेत्र में सुविधा है। परिवहन क्षेत्र में प्रगति के कारण दिनों में पूरी होने वाली यात्रा आज चंद घंटों में पूरी हो जाती है। मतलब परिवहन, पहले व्यक्ति पैदल यात्रा करता था, तो आज परिवहन के क्षेत्र में अब वही जो 4 दिन लगते थे चंद घंटों में पूरी हो जाती। रेल, सड़क, जल और वायु परिवहन के क्षेत्र में यद्यपि विकास तेजी से हुआ, परंतु विश्व में अग्रणी पंक्ति में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान एवं तकनीकी लगातार प्रयास कर रही है।
परिवहन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी के अंतर्गत मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन और मोनो रेल आदि चलाने लगे। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ई रिक्शा एवं सीएनजी गाड़ियों का प्रयोग में बढ़ावा दिया गया। मतलब पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के पहले जो क्या कहते, पहले वाहन उससे चलते थे, पेट्रोल डीजल के द्वारा चलते थे। अब उन्हें अधिक वाहन की उपलब्ध होने के कारण वायुमंडल का प्रदूषण होने लगा, जिससे वायुमंडल को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या किया गया, ई रिक्शा और सीएनजी गाड़ियों का प्रयोग में बढ़ावा दिया गया। रेल की स्पीड बढ़कर रेल यात्रियों को नवीन रूप देने का प्रयास किया गया और रेलवे की रेल लाइन जो बनी थी उनकी स्पीड बढ़ाकर और नया रूप देने का प्रयास किया गया। अब आते हैं विनिर्माण के क्षेत्र में। कच्चे माल को मूल्य उत्पादन में परिवर्तन कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन में विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। मतलब कच्चे माल के मूल्यवान को उत्पादन में परिवर्तित कर और उसे अधिक मात्रा में वस्तु के उत्पाद को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। मतलब जैसे कोई वस्तु उसे आप कच्चा माल बना से पहले है और वह फिर उसे आप और अच्छे तरीके से मॉडिफाई करके बनाएंगे, उसी को विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी तक बहुत ही मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं। विनिर्माण में बहुत सारी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं। इसका उपयोग प्राय औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया गया है, जिसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। विनिर्माण के क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में काफी हद तक सफल रहा। तो विनिर्माण जो लोगों को रोजगार देने में काफी हद तक सफल रहा और सृजन माल को भी बढ़ावा देने में ज्यादा सफल रहा। विनिर्माण क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था को संपन्नता का जनक होता है। इसका विकास हमारे प्राकृतिक और कृषि संसाधनों के मूल्य संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी नीतिगत आवश्यकताओं को पूरा करने और सपोषी विकास की दृष्टि को विनिर्माण क्षेत्र का संवर्धन जरूरी है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय विनिर्माण और निवेश क्षेत्रों की स्थापना की गई। व्यापार के नियम को युक्ति संगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण को कौशल उत्पन्न के उपायों को बढ़ावा देना और विनिर्माण इकाइयों के संबंध गतिविधियों की अंशधारिता पूंजी लगने को प्रोत्साहन देने में शामिल किया गया। मतलब सतत विकास पोषण के तहत जो राष्ट्रीय विनिर्माण की नीति है उससे निवेशी क्षेत्रों के मतलब जहां जहां पूंजी लगा सको है स्थापना किए गए और व्यापार के निम्नलिखित तरीके बनाए गए और जो छोटी छोटी चीजें थी उन्हें क्या किया, बंद कर दिया गया और व्यवस्था को सुगम बनाया गया। औद्योगिक प्रशिक्षण मतलब गांव में प्रशिक्षण केंद्र खोले गए और कौशल उत्पन्न का उपाय बढ़ावा दिया गया, जिससे विनिर्माण इकाइयों से संबंधित अंश अधिकारी पूंजी लगाने में और वहां के लोगों को पैसे लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया और पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहन किया। उद्योग के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत कम थे। आज उद्योग धंधे पहले हमारे देश में बहुत कम थे, किंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में बहुत तरक्की कर चुका है। ये सारी चीजें विज्ञान की देन है। उद्योगिक कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर आसानी से उपलब्ध है। मतलब उद्योगिक कारण जो सामान महंगा मिलता था वह अब आसानी से उपलब्ध होने लगे हैं और लोगों के रहन सहन के स्तर में परिवर्तन दिखने लगा है। अब लोगों के रहन सहन में परिवर्तन दिखने लगा है। वर्तमान समय के प्रमुख उद्योग खनन उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कपड़ा उद्योग, रत्न भूषण, सोना, चीनी उद्योग, रत्न एवं आभूषण उद्योग और चीनी उद्योग थे।
आदि उद्योग थे। वर्तमान से मतलब वर्तमान समय के प्रमुख उद्योग थे। अब आते हैं बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को आदि एल्यूमीनियम उद्योग के कारखाने हैं। ओएनजीसी और ऑयल पेट्रोलियम उद्योग के कारखाने हैं। जो बाल्को और हिंडनाल्को जो और नाल्को ये जो कारखाने हैं किसके कारखाने हैं? एल्यूमिनियम के कारखाने उद्योग के कारखाने हैं। ओएनजीसी ऑयल पेट्रोलियम के कारखाने, ओएनजीसी और ऑयल जो है किसके कारखाने? पेट्रोलियम के। और मथुरा में रिफाइनरी है और इनकी सारी की रिफाइनरी कहाँ होती है? मथुरा में। उद्योग के क्षेत्र में देश के अग्रणी बनाने के लिए मेक इंडिया योजना शुरू करी। मतलब उद्योग के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया गया? मेक इंडिया योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत जो विदेश के लोग थे उन्हें भारत में विभिन्न व्यवसायों के लिए पैसा लगाने का अवसर उपलब्ध कराया गया। मतलब विदेशी लोगों को कहा गया कि आप भारत में अपनी कंपनी खोलिए और भारत में बने उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू कंपनियों के साथ बहुउद्देशीय कंपनी अवसर देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज भी यही सारी चीजें जो भारत में कंपनी इनके सीधे उत्पादों को बहुत देश मतलब देश की कंपनियों में विदेशी कंपनियों में बेचने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। हर जगह बेचने का प्रयास किया जा रहा है। अब आते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। आज कई तरह के ऊर्जा स्रोत इस्तेमाल में लाए जाते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा आदि। ऊर्जा के क्षेत्र के कुछ स्रोतों को लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है या निश्चित अवधि के बाद पुनः पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार ऊर्जा के क्षेत्र को नवीकरण या अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती। मतलब ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जाती। ऊर्जा के स्रोतों को लगातार इस्तेमाल करने से कुछ ऊर्जा के स्रोत ऐसे हैं जिनकी लगातार इस्तेमाल करने से कुछ समय में खत्म हो जाएंगे, कुछ समय बाद क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि। तो आप इनमें से बताइए कौन कौन सी कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएंगी, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इनकी दोबारा पूर्ति नहीं की जा सकती। इस प्रकार उसका अनवीकरण ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जिनकी पूर्ति नहीं की जा सकती उन ऊर्जा के स्रोत क्या कहते हैं? अनवीकरण। मतलब इनको दोबारा से उपयोग नहीं किया जा सकता। वर्तमान में अधिकांश ऊर्जा का हम अनवीकरण स्रोत से प्राप्त करते हैं। इन ऊर्जा के स्रोतों का भंडार सीमित है। मतलब अनवीकरण ऊर्जा के स्रोतों का भंडार क्या सीमित है? अनवीकरण ऊर्जा के स्रोत उसे कहते हैं जिसका हम एक बार के अलावा दोबारा उपयोग नहीं करते। जैसे कोयला एक बार जल गया क्या हम उसका उपयोग कर सकते हैं? पेट्रोल एक बार खत्म हो गया क्या हम उसका दोबारा उपयोग कर सकते? नहीं कर सकते। तो अनवीकरण आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और इन ऊर्जा के स्रोतों के भंडार को सीमित है और ये ज्यादा देर खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अनुमानता वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा की मांग देखते हुए विश्व भर में स्वच्छ एवं नवीकरण ऊर्जा स्रोत जैसे सौर, पवन, जल, बायोगैस, समुद्री, नाभिकीय एवं भूधातु ऊर्जा आदि को प्रयोग बढ़ावा दिया जा रहा है। इनके प्रयोग से पर्यावरण क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। मतलब कि जो नवीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं इनके उपयोग से हम क्या कर सकते हैं? पर्यावरण को बचा सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन, जल, बायोगैस, समुद्री, इनसे भूधातु ऊर्जा से हम क्या करते हैं? पर्यावरण को क्षति होने से बचा सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग से भी बचा जा सकता है। नवीकरण ऊर्जा के स्रोत सर्वाधिक व्यापक और असीमित ऊर्जा के स्रोत है। मतलब नवीकरण ऊर्जा के जो स्रोत है बहुत है और यह असीमित है। अनवीकरण ऊर्जा स्रोत की तुलना में सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण एवं कम प्रदूषणकारी है। इस क्रम में जवाहर मतलब नवीकरण जो ऊर्जा के स्रोत है इनमें सबसे ज्यादा उपयोगकारी कौन सा है? सौर ऊर्जा। और इसमें यह बहुत ही कम प्रदूषण भी इससे होता है। इस क्रम में जवाहरलाल
नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना की शुरुआत की गई। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए क्या किया, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना की शुरुआत की गई। इस मिशन का उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेताओं के रूप में स्थापित करना था। मतलब इस क्रम मतलब जब सौर मिशन योजना की शुरुआत की गई, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था कि वैश्विक नेताओं के रूप में सौर ऊर्जा की स्थापना करना था। अब आते हैं अगला पेज, व्यापार और वाणिज्य। अब पहले के जमाने बैंक तो थी, उस समय क्या था कि आपको जैसे पैसा आप जमा करते हैं तो उसे आपको बैंक से निकालने जाना पड़ेगा, पर आज ऐसा नहीं है। व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय, वाणिज्य का अर्थ है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय। मतलब व्यापार का अर्थ है कि किसी सामान को बेचना और खरीदना व्यापार ही तो होता है। अगर कोई व्यापार करता है तो वह खरीदता है और उस सामान को बेचता है बस, और धन प्राप्त करता है। आरंभ में व्यापार एक सामान के बदले, पहले जो शुरू में जब व्यापार होता था उस समय व्यापार जो होता था एक सामान लेते थे और उनके बदले में दूसरा सामान दे देते थे वास्तव में। और उसके बाद धीरे धीरे जब हुआ तो फिर वस्तु के बदले वस्तु और धातु के बदले धातु, सिक्के, और बाद में वस्तुओं के बदले धातु देने लगे, जिसमें सिक्के, हंडी, बिल आदि। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, फिर उसके वस्तु जो लेते थे उसके बदले का कोई धातु दे देते थे, जिसमें क्या कर धातु में सिक्के थे, हंडी थे, बिल थे, अथवा पत्र मुद्रा से हुई। मुद्रा के आविष्कार के बाद व्यापार में बहुत सरलता से सुविधा हो गई। अब जैसे मुद्रा का आविष्कार, उससे व्यापार में क्या हो, बहुत ही सरलता हो गई। आधुनिक युग में मुद्रा के स्थान पर क्रेडिट कार्ड का उपयोग व्यापार में होने लगा। अब आज के युग में व्यापार के लिए किसका उपयोग होने लगा, क्रेडिट कार्ड का। नवीनतम तकनीकी के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य ई व्यवसाय, ई कॉमर्स के रूप में प्रचलित है। यह इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन है। मतलब ई कॉमर्स जो है, ई व्यवसाय जो है, यह मतलब आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, ऑनलाइन व्यापार कर सकते हैं। यह इंटर व्यापार, इसके अंतर्गत न केवल खरीदना और न बेचना बल्कि ग्राहकों के लिए सेवा और व्यापार में भागीदारी के साथ सहयोग में भी शामिल है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार संबंधित उत्पादों का प्रचार प्रसार किया जाता है। ई वाणिज्य में मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध, इंटरनेट विपणन, ऑनलाइन लेन देन प्रसारण, सूची प्रबंधन प्रणाली आदि प्रौद्योगिक सेवाएं हैं। मतलब ऑनलाइन क्षेत्र के द्वारा आप इंटरनेट के माध्यम से व्यापार प्रसार कर सकते हैं। इसमें वाणिज्य में मोबाइल कॉमर्स और इंटरनेट धन अंतरण, आपूर्ति एवं सेवा बंद, इंटरनेट, ऑनलाइन लेन देन के लिए पैसा जैसे आप लोग देखते हैं आज के डेट में क्या होता है, आपको कुछ सामान की आवश्यकता होती है तो क्या करते हैं, आप जाते हैं बिना पैसे मोबाइल लेकर जाते हैं, ऑनलाइन कर देते हैं। किसी को पैसे निकालना होता है तो मोबाइल से मतलब दुकान से जाके निकाल लेता है, और किसी को पैसे नहीं भेजना तो आज के लिए मोबाइल से भेज दिए जाते हैं। तो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मतलब वाणिज्य के क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाएं हुई है। अब फ्लिपकार्ट, स्पाइस, अमेजन आदि ई कॉमर्स कंपनियां हैं। अब जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील, अमेजॉन, ये सारी कंपनियां हैं। कैसी है, ई कॉमर्स, मतलब है ऑनलाइन व्यापार होता है जो आम जनजीवन में काफी प्रचलित है। यह एक अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। ठीक है, ई कॉमर्स जो है कंपनियां हैं, उसमें फ्लिपकार्ट है, मीशो है, शॉप्सी है, आप लोग जानते ही होंगे, जिससे आप ऑनलाइन सामान खरीदते हैं। तो एक कौन सी कंपनी, ई कॉमर्स है। अब आते हैं ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। भारत सरकार की आम नागरिक के लिए उपलब्ध सुविधा को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं सूचना ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। यह अच्छे शासन का पर्याय बनता जा रहा है। इस शासन के प्रयोग से शासन प्रणाली अत्यधिक पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेही बनाई जा सकती है। इसके अंतर्गत शासन संबंधी सभी सूचनाओं को इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया जाता है। विद्यालय में दाखिला हो, बिल भरना हो या जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, सभी मूलभूत सुविधाएं हिंदी में उपलब्ध हैं। मतलब ई गवर्नेंस, मतलब आपको पहले क्या होता था, आपको कुछ बनवाना होता तो आप कहाँ जाते, तहसील जाते थे। अब ऐसा नहीं होता। अब आप क्या करते हैं, ई गवर्नेंस के क्षेत्र मतलब इंटरनेट के माध्यम से
किसी भी दुकान से बनवा सकते हैं और ये सारी चीजें का हमें हिंदी में भी प्राप्त हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग नागरिक, व्यापारिक और सरकारी संगठनों को ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को सूचना और प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 18 मई 1606 में राष्ट्रीय ई शासन की NEGP के तहत संपूर्ण भारत में साझा सेवा केंद्र CSC स्थापित किए गए। CSC कब स्थापित किए गए? 18 मई 2016 में राष्ट्रीय ई शासन के तहत NEGP के तहत। और किसकी स्थापना की गई? CSC की। NEGP के तहत किसकी स्थापना की गई? CSC की, जिसे सेवा केंद्र कहा जाता है। ये साझा सेवा केंद्र आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और उनके घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने अथवा प्रयास कर रहे हैं। मतलब सेवा केंद्र के द्वारा क्या होता था, तो सरकारी सुविधा है वह आम जनता तक क्या है पहुंच जाती थी और व्यक्तियों को उनका लाभ मिल जाता था। पहले ऐसा नहीं होता था। भारत सरकार द्वारा 2017 में नई शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन, और 2017 में भारत सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसे UMANG लॉन्च किया। यह ऐप सरकार नागरिकों को सरकारी और निजी क्षेत्र में सेवाओं की जानकारी एक स्थान पर प्रदान कर देता है। मतलब UMANG जो है यह लॉन्च किया गया था, तो इससे क्या होता है, नागरिकों को सरकारी और निजी क्षेत्र की सेवाओं की जानकारी प्राप्त हो जाती थी। अब आइए हमने आज की क्लास में क्या क्या सीखा वह हम इसे समझते हैं। तो आज हमने क्लास में सीखा 3G और 4G और 5G मोबाइल की नवीनतम तकनीकों के बारे में। शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए ICT योजना का आरंभ कब किया गया था? 2004 में। तो शिक्षा के स्तर सुधारने की किस योजना की शुरुआत की गई थी? ICT योजना की। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संकल्प, मतलब अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया था? डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है। एडुसैट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। शिक्षा के लिए कौन सा ग्रह समर्पित है? एडुसैट। और आपको बताना खेती, मतलब कि खेती के लिए और क्या कहते हैं, खेती और प्राकृतिक आपदाओं के लिए कौन सा उपग्रह समर्पित है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मतलब किस उपग्रह के द्वारा हमें प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी होती है। टेली चिकित्सा नवीनतम चिकित्सा प्रणाली है। टेली चिकित्सा के द्वारा हम 5 से 6 घंटे में अपने शरीर की सारी बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र सिंचाई के साधन है। सिंचाई के साधन आप जानते हैं, छिड़काव तंत्र। डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस की उपलब्धि है। तो मतलब डिजिटल इंडिया किसकी उपलब्धि है? ई गवर्नेंस की। इससे क्या होता है, जो फ्लिपकार्ट, मीशो की कंपनी है, इसके द्वारा आप ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग घर बैठे कर सकते हैं। विनिर्माण रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए काफी सफल रहा। जो विनिर्माण है वो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कोई चीज है तो उस चीज को दोबारा बनाने में काफी सफल रहा। इससे क्या हो, रोजगार को बढ़ावा दिया गया। ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस आदि डिजिटल भारत की देन है। तो ई गवर्नेंस और ई गवर्नेंस किसकी देन है? डिजिटल भारत की। अब आते हैं, अभ्यास करते हैं। 2-4 क्वेश्चन है, इन्हें हम थोड़ा हल कर लेते हैं। आधुनिक संचार का माध्यम क्या है? आधुनिक संचार का माध्यम क्या है? इंटरनेट। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। सूचना प्रौद्योगिकी ICT का आरंभ कब हुआ? 2004 में। कब किया गया? 2004 में। ऊर्जा के नवीनतम स्रोत हैं। ऊर्जा का मतलब पेट्रोल, पहले पेट्रोल से वहां इंजन चलते थे, डीजल से भी चलते थे, LPG सौर ऊर्जा। नवीनतम स्रोत क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, LPG है। इसमें आपको सौर ऊर्जा टिक करना है। तो अब आज का हमारा पहला लेसन समाप्त हो गया। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे पता चले कि हमारी वीडियो कितने लोगों को अच्छी लगी। और जल्दी हम कल इसी साइंस का चार्ट का दूसरा लेसन पढ़ाएंगे इसी टाइम में।
जय हिंद, जय भारत।